नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी दिलचस्प बात की, जिन्हें कहते हैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल। दरअसल जब से कोविड की महामारी शुरू हुई है तब से कई ऐसे रिसर्चर्स हैं, ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि कह रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन आने में वक्त लगेगा, इसलिए हमें ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स करनी चाहिए। यानी कि जिन लोगों को, वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगा दी गई है, उनको पहले से ही कोरोना वायरस का इंजेक्शन देके या उसको किसी तरीके से एक्सपोज करके ये देखना चाहिए कि क्या ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसे कहते हैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल। और ये जो मांग उठी है उसमें करीब 15 नोबेल विजेता इस मांग से जुड़े हैं। कई बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने एक चिट्ठी को साइन किया है और अमेरिका के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स के पास, जो सरकार में काम कर रहे हैं, उनके पास भेजा और कहा है कि आप ह्यूमन चैलेंज ट्रायल करें। करीब 30,000 लोगों ने, जो कि 140 देशों से हैं, इस ट्रायल के लिए वॉलंटियर किया है और कहा है कि हमें आप वैक्सीन दें और हमारे ऊपर कोरोना वायरस छोड़ें और पता लगाएं कि वैक्सीन काम करती है या नहीं। लेकिन आखिर है क्या ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल? दरअसल इंसानी शरीर में सबसे पहले वैक्सीन दी जाती है। जो लोग वॉलंटियर करके आते हैं उनको ये वैक्सीन दी जाती है। फिर वैक्सीन के बाद वायरस डाला जाता है, ये देखने के लिए कि ये वैक्सीन कितनी कारगर है। जो वॉलंटियर्स हैं वो स्वेच्छा से ट्रायल का हिस्सा होते हैं, उन्हें हर खतरे के बारे में मालूम होता है, उससे वाकिफ होते हैं। कई फेज में ये ट्रायल की जाती है और कम लोगों की जरूरत होती है क्योंकि आप उन्हें श्योर शॉट कोरोना वायरस से एक्सपोज कर रहे हैं। जल्द वैक्सीन विकसित करने में कई लोगों का मानना है कि इस ट्रायल से मदद मिल सकती है और यही इस ट्रायल का मकसद भी होता है। लेकिन आमतौर पर नैतिकता का सवाल इसको लेकर उठ जाता है कि कैसे आप जानबूझ के किसी आदमी के अंदर कोई वायरस डाल सकते हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के कोरोना वायरस को लेकर के जो सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं, डॉक्टर एंथनी फॉची, उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन का ह्यूमन चैलेंज ट्रायल गैर जरूरी है और अनैतिक भी है। उन्होंने ये दरअसल आईसीएमआर, भारत के आईसीएमआर के एक सिंपोजियम के दौरान ये बात कही। तो बड़े बड़े कई वैज्ञानिक भले ही इसको न मानते हों, लेकिन हमने एक ट्रायल के लिए वॉलंटियर करने वाले शख्स से बात की है। उसका नाम है आइजैक मार्टिनेज। ये हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हैं। इन्होंने कहा है कि मैं ट्रायल के लिए वॉलंटियर करता हूं। क्यों करते हैं आप इस ट्रायल के लिए वॉलंटियर? आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है उसको अब तक वैज्ञानिक और रिसर्चर्स भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। तो ऐसे में आप इस खतरे को क्यों मोल लेना चाहते हैं? जानबूझकर अपने शरीर में वायरस क्यों डालना चाहते हैं? A little bit, but I think थोड़ा बहुत। उदाहरण के लिए पहली बार 1954 में कामयाबी के साथ किडनी डोनेशन हुआ था। फिर भी 20वीं सदी में भी हमें इसका पता नहीं है। हमें इसके बारे में सब कुछ नहीं पता है और आज भी हम किडनी डोनेशन के खतरे के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमने हाल के 10 सालों में बहुत कुछ जाना है। मुझे नहीं लगता है कि किडनी डोनेट करना अनैतिक है, लेकिन इसे लेकर अभी भी कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन आप खुद ही जान को थोड़े जोखिम में डालकर एक या उससे ज्यादा जिंदगी बचा सकते हैं। यह जितना किडनी डोनेशन के लिए सही है, उतना ही चैलेंज ट्रायल के लिए भी है। लेकिन जब आप नंबर को देखते हैं तो मेरे जैसे युवा और स्वस्थ वॉलंटियर्स जो चैलेंज ट्रायल में हिस्सा लेते हैं, उनकी जान को खतरा बहुत कम है। मेरे लिए किडनी डोनेट करना चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर करने से ज्यादा खतरा भरा है। इसलिए मुझे लगता है ट्रायल के जो जोखिम है वो स्वीकार्य हैं। such as myself during a challenge trial. लेकिन शायद आप जो कह रहे हैं वो सही भी हो। अब कहा यह भी जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो है वो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स अपनी वैक्सीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या आपको कुछ पता चल पाया है, इसकी टाइमलाइन क्या रहेगी? Yes, so Oxford. हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी संभावित वैक्सीन के लिए चैलेंज ट्रायल शुरू करने का ऐलान किया है। हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ट्रायल शुरू हो जाएगा। डायरेक्टर एड्रियन हेल्की ने गार्डियन के साथ एक इंटरव्यू में इसके बारे में बात की है। To start those by the end of the year.
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सायंतन बैनर्जी, जो कि एक महामारी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर बैनर्जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। एक सवाल जो मन में उठता है वो कि हम अगर हिस्ट्री को देखें ह्यूमन चैलेंज ट्रायल की, तो कई बीमारियों के लिए की गई है, लेकिन उन सबके इलाज, क्योर्स थे। ऐसे में कोविड, जिसके बारे में अब तक हम कुछ नहीं जानते हैं, बिहेवियर भी चेंज करता रहता है, क्या ये सही है, ये एथिकल है? देखिए, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल तभी अनैतिक होता है जब इस ट्रायल में हिस्सा लेने वाले सारे वॉलंटियर्स इसके बारे में उनको पता ना हो, या उनको कुछ गलतफहमी से कोई उनको कुछ गलत समझा के अगर कर रहे हैं। अगर आप कोविड-19 का ह्यूमन चैलेंज ट्रायल के वॉलंटियर्स के ग्रुप को देखेंगे, जो जॉश मॉरिसन फ्रॉम अमेरिका से जो ग्रुप उन्होंने बनाए हैं, वन डे सूनर करके, onedaySooner.org, जिसका मैं भी मेंबर हूं। इनको अगर देखेंगे, जैसे मैं इस देश में अखिल भारतीय जो आयुर्वेदिक संस्थान है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें से मैं डीएम इन इन्फेक्शियस डिजीज कर चुका हूं और मैं अपने बैच में फर्स्ट रैंक आ चुका हूं। तो आप ये मानेंगे कि संक्रामक रोग और इन्फेक्शियस डिजीज में मेरा कुछ ज्ञान है। ये जानते हुए मैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का खुद वॉलंटियर हो चुका हूं, नाम लिखा चुका हूं, और मैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में साइंटिस्ट और पार्टिसिपेंट बोथ वॉलंटियर हो रहा हूं। क्यों? इसके कारण ये है कि अगर आप कोविड-19 में 40 साल के कम उम्र के लोगों का, जिनका कोई और बीमारी नहीं है, जैसे मेरे को कोई हार्ट का, हाई ब्लड प्रेशर का या फेफड़े का कोई बीमारी नहीं है, मेरे को डायबिटीज भी नहीं है, तो मुझ जैसे लोगों को 40 साल के अंदर अगर आप कोविड इन्फेक्शन का मॉर्टेलिटी रेट देखेंगे, तो ये मॉर्टेलिटी रेट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट से भी कम है। यानी कि माताओं को, बच्चों को जन्म देते वक्त जितना मरने की संभावना होती है। डॉक्टर बैनर्जी, ये मानते हैं कि वॉलंटियर्स जो होंगे उनको खतरा कम है, लेकिन कितनी तेजी आ जाएगी इससे? क्योंकि अभी हम मान के चल रहे हैं कि शायद अगले साल वैसे ही वैक्सीन आ जाए, तो क्या इससे ज्यादा तेजी आ जाएगी अगर हम ह्यूमन चैलेंज ट्रायल करते हैं? देखिए, अगले साल जो वैक्सीन आ जाए, अगले साल के शुरुआत में वैक्सीन आ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सबसे आगे जो है वैक्सीन कैंडिडेट, सबसे आगे जो है वो है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, शैडॉक्स 1 इन कोविड-19। और ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के जो लीडर हैं प्रोफेसर एड्रियन हिल, उनके साथ मैं डायरेक्ट काम कर चुका हूं, डायरेक्ट मैं उनके साथ में इंटरेक्शन में हूं। इस ट्रायल को देखिए अभी कौन सा फेज में फंसा हुआ है। हजारों आदमियों को, हजारों ह्यूमन बीइंग्स को ये वैक्सीन दिया जा रहा है और हजारों को ये वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। दो ग्रुप में, एक है कंट्रोल ग्रुप, एक है टेस्ट ग्रुप। और अभी हमको वेट करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि जिनको नहीं दिया जा रहा है उनमें से कितने लोगों को नॉर्मली बीमारी होता है, कोविड बीमारी, और जिनको दिया जा रहा है उनमें से कितने लोगों को होता है, और इसका कंपैरिजन किया जाएगा। और इसमें एक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू में पहुंचने के लिए हमें कई महीनों लगने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है, जिसमें देखना है कि जिसको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है उनको इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो नैतिकता की बात जो है, उसमें भी हम जिनको वैक्सीन नहीं दे रहे हैं उनको भी हम समाज में घूमने के लिए, नॉर्मली चलने फिरने के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, और नॉर्मली बीमारी एनवायरनमेंट से या कम्युनिटी से मिलने के लिए हम उनको छोड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जिनको हम वैक्सीन नहीं दे रहे उनको भी कोविड-19 बीमारी होने की संभावना में हम जी बिल्कुल, तो खतरा उनको भी है, बीमारी आप कह रहे हैं, संभावना उनको भी है जो ह्यूमन ट्रायल से नहीं बल्कि रेगुलर ट्रायल से जुड़े। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर बैनर्जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स होती हैं तो इसका क्या असर वैक्सीन आने की स्पीड पर होता है। और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ शुभ त्रिवेदी दिल्ली से हैं जो कि सवाल पूछ रहे हैं, और इसका जवाब देने के लिए डॉक्टर राजेश चावला अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभ का सवाल सुन लीजिए। मेरा नाम शुभ त्रिवेदी है, मैं क्लास 8 का छात्र हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कोरोना के चलते मैं 4 महीने से घर पर ही हूँ।
अपने दोस्तों से मिल भी नहीं पा रहा हूँ, आउटडोर एक्टिविटी भी नहीं हो पा रही है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं जिसकी वजह से बहुत चिड़चिड़ापन और बोरियत हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, देखिए, जो इन्होंने ये प्रॉब्लम कही, ये बिल्कुल ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। बच्चा है और 4 महीने से घर पे है। तो देखिए, आपको जो एक्सरसाइज है वो इंडोर भी करी जा सकती है। अगर आप घर में बैठे हुए कुछ वक्त, आपके पास तो काफ़ी वक्त है, तो अगर आप एक्सरसाइज करें, जो भी आपको पसंद है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, और टीवी पर योगा चैनल्स हैं, आप योगा करें, तो आपका ये चिड़चिड़ापन भी कम होगा और आपकी बॉडी भी तंदुरुस्त रहेगी। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समय पढ़ाई में भी लगा रहे होंगे, और जब पढ़ाई से ऊब जाते होंगे तो इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर वालों के साथ बैठ के कुछ कैरम वगैरह खेल सकते हैं। कुछ इस तरह की अगर एक्टिविटी आप करते हैं तो आप ना तो चिड़चिड़े होंगे और बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जी चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मुर्तजा अब्बास सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली से। मेरा नाम मुर्तजा अब्बास है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस वीक इम्यूनिटी वाले लोगों पे अटैक करता है और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोग इससे बच सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए, इम्यूनिटी, एक तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन होके इम्यूनिटी आती है, एक वैसे जो आपकी इम्यूनिटी है। कोई भी चीज होती है, एक मोटी बात है कि अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको इन्फेक्शंस कम होते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी लड़ती रहती है। इम्यूनिटी बहुत चीज़ों से आती है, एक जेनेटिक होती है, एक आप किस तरह का रहन सहन करते हैं उससे भी इम्यूनिटी आती है। आप टाइम पे सोते हैं, टाइम पे जागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फालतू फालतू चीज़ें नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है। एक्सरसाइज करते हैं, खाना समय पर खाते हैं, अच्छा खाते हैं, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। कोरोना भी ऑलमोस्ट 25% लोगों में बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं करता है। इनमें कई व्यक्तियों की इम्यूनिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से उनको सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो इम्यूनिटी से फ़र्क पड़ता है, और इसीलिए आप बच्चे हैं तो इसीलिए चाहिए कि आप टाइम पे सोया करें, टाइम पे जागा करें, अच्छे से खाना खाया करें और एक्सरसाइज किया करें, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल। तो कसरत एक चीज़ है डॉक्टर, आपने हेल्थ में डाइट और कसरत, ये दो चीज़ें आपने दोनों ही जवाबों में खास तौर पर आपने इस पर रोशनी डाली। हमसे बात करने के लिए और इन सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो कुछ और खास बातें कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त है अफवाहों को दूर करने का। एक अफवाह पहली कि दिल्ली के एक डॉक्टर ने किडनी का रैकेट चलाया हुआ है, किडनी के लिए कोरोना के 125 मरीजों की हत्या कर दी जो कोरोना के थे। दरअसल ये गलत है, और कैसे ये बता रहे हैं बूम फैक्ट चेक के साकेत तिवारी। आयुर्वेद प्रैक्टिशनर देवेंद्र शर्मा को 2004 में किडनी तस्करी का दोषी पाया गया। इसके बाद उन्हें 16 साल की जेल हुई। 2020 जनवरी में उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया था क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा था। इसके बाद वे फरार हो गए। 29 जुलाई 2020 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें वापस गिरफ्तार किया और सोशल मीडिया पर तभी से एक दावा वायरल हो रहा है। दावा ये कहता है कि देवेंद्र शर्मा ने मरीजों को कोविड-19 पॉजिटिव होने की फर्जी रिपोर्ट्स दी, उन्हें इस बहाने से भर्ती किया और उनकी किडनी चुरा करके उनको मार डाला। ऐसे करीब 125 मामले सामने आए। हालांकि ये मामले फर्जी हैं क्योंकि जब हमने डीसीपी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस राकेश पवेरिया से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ये सारे मामले करीब 1.5 दशक पुराने हैं। सारे मामले जो देवेंद्र शर्मा के खिलाफ हैं वो 1994 से 2004 के बीच हुए थे। पिछले 6 महीनों में देवेंद्र शर्मा के खिलाफ कोई नया मर्डर का मामला सामने नहीं आया है।
उधर कोरोना का कहर जो है वो आम लोगों के साथ साथ उन पर भी टूट रहा है जो खुद की जान की बाजी लगाकर दिन रात दूसरों के इलाज में जुटे हुए हैं। देश भर में अब तक 213 डॉक्टरों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस पर चिंता भी जताई है। आईएमए ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और उनके परिवार के लिए बेहतर चिकित्सीय सुविधा की मांग की है और साथ ही किसी भी अनहोनी की स्थिति में इंश्योरेंस की रकम को 50 लाख से बढ़ाने की भी मांग रखी है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजन शर्मा हैं, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, जो कि आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये जो चिट्ठी लिखी है, आप क्या उम्मीद रखते हैं? जब मैंने ये पहली बार रजिस्ट्री आप मेरे ख्याल से आपके चैनल पे अनाउंस किया था तो 193 मेरे साथी हमने खोए थे, परंतु हफ्ता 7-8 दिन में ही हम 200 का आंकड़ा पार करके आज हमारे पास आंकड़े हैं। उसमें प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स इनफेक्ट हुए हैं 839, रेजिडेंट 697 और हाउस सर्जन 236। अभी इसमें मैं कहूँगा कि हमारे सहकर्मी नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, लैब टेक्नीशियन, उनका डाटा नहीं, वो उनकी रिस्पेक्टिव एसोसिएशंस करेंगी और हम 208 लोगों को, अपने साथियों को खो चुके हैं। परंतु आज में ही, कल और आज में 5 लोग मेरे साथी और अपना जीवन खो चुके हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय और गहरी चिंता इस करके भी है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी कम्युनिटी, हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इससे भयभीत होके अपना हौसला ना छोड़ें। तो बार बार आईएमए इस इशू को आगे लाती है, बताती है और उनके साथ खड़ी है इस मुसीबत की घड़ी में। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है कि जो इंश्योरेंस का 50 लाख का जो अमाउंट है, जो कोविड और कोविड ड्यूटी पे प्राइवेट को बुलाया जाता है, वो प्राइवेट सेक्टर के सारे डॉक्टर्स को एक्सटेंड किया जाए, जो कि एक बहुत बड़ी मांग नहीं है। जी बिल्कुल, डॉक्टरों का ख्याल रखना हमारे देश का फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। चलिए जाते जाते हम आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। अहम ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमें समझना होगा कि भारत, जो कि शुरुआती दौर में बहुत बेहतर कर रहा था, अब उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अमेरिका हम कहते हैं कि नंबर 1 पर है, लेकिन उसका ग्राफ देखिए आप, लगातार ग्राफ अब नीचे आने लगा है क्योंकि वहां बढ़ने की दर 1.1% है। ब्राजील का ग्राफ अब आपको दिखाते हैं, जो कि नंबर 2 पर फिलहाल देश है। कुल मामलों के को अगर देखा जाए, वहां पर 1.5% की दर से इस वक्त कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यही आप भारत के देखिए, भारत में 3% के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। कहीं भी आप देख नहीं रहे हैं कि नीचे आ रहे हो हम। वहीं रूस, जो कि 4थे नंबर पर है टोटल मामलों के नजरिए से अगर आप देखें, तो वो तो बहुत बेहतर अब परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ 0.6% से वहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। और दक्षिण अफ्रीका, जो कि 5वें पायदान पर है, वो 1.3% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो इन सभी को अगर एक साथ हम देखें तो देखिए हमारा जो ग्राफ है वो अकेला है जो कि सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि हम टेक ऑफ कर रहे होंगे। ये बहुत चिंता की बात है हमारे लिए और इस पर हमारी सरकार को नजर बना के रखनी होगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।